मित्रों, एक गाड़ी और एक मकान में क्या समानता है? तो कोरोना के बाद दोनों ही मार्केट के अंदर के शेप रिकवरी आ रही है। के शेप रिकवरी समझते हैं। मान लीजिए ये एक सस्ती वाली कार है मारुति, मतलब सस्ती तो कुछ नहीं, 5-6 लाख रुपए की आती है, लेकिन इसे हम कहेंगे एंट्री लेवल कार, क्योंकि दूसरी कार इससे भी महंगी होती है। तो कुछ वर्षों पहले 2016 तक ऐसी जो एंट्री लेवल कार्स थी उसकी हर साल 9 लाख यूनिट बिक रहे थे, और 2024-25 में ये गिर के हो गए 25,000 यूनिट केवल बिक रहे हैं। तो यानी कि जो एंट्री लेवल कार हैं उनके साल दर साल के सेल्स में गिरावट आ रही है। तो के का ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। उसके मुकाबले ये मान लीजिए ह्यूंडई क्रेटा और ऐसी जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होते हैं, या मारुति अर्टिगा जैसे मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, 5-6 लोग को आप बिठा के ले जा सकते हैं, ऐसी गाड़ियों के सेल में उत्तर बढ़ोतरी हो रही है। तो मान लीजिए जो भी 12-15 लाख की तो होगी, ऐसी गाड़ियों की सेल काफ़ी बढ़ रही है। तो ये के का ऊपर वाला शेप जा रहा है। और अब हालत ऐसी है कि जून महीने में अगर 100 गाड़ियाँ बिकी थी तो उसमें 7070 तो ऐसी ही महंगी वाली गाड़ियाँ थी, और 30 से भी कम गाड़ियाँ ऐसी सस्ती वाली मारुति आल्टो थी। तो इस के शेप रिकवरी के बारे में चलिए सुकून से पढ़ते हैं। तो टॉपिक कुल मिलाकर समझने हैं के शेप रिकवरी क्यों हो रही है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, रिकवरी के ऐसे अलग और भी ग्राफ होते हैं, यू शेप, डब्ल्यू शेप, वी शेप, वो क्या होता है, और ये टेस्ला, एस्टन मार्टिन वगैरह की विदेशी गाड़ियों का क्या हिसाब लग रहा है, और उसमें हम मैथ्स और सीसेट का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। देखिए, मारुति की सबसे सस्ती कार थी अल्टो 800। 2017 में इसका भाव चल रहा था 2.5 लाख रुपए, और ये भारत स्टेज 4 एमिशन नॉर्म वाली गाड़ी थी। उसके बाद 2022-23 तक पहुंचते हैं तो सरकार ने कहा नहीं, अभी पॉल्यूशन कंट्रोल के चलते भारत स्टेज 6 वाला सब आप माल मार्केट में रिलीज करिए, तो ये पुरानी गाड़ी धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो जाती है, और ये जो नई आल्टो आती है वो करीब 4-5 लाख रुपए की होती है। उसमें ये पॉल्यूशन स्टैंडर्ड, एयरबैग, सेफ्टी, ये सब दिया जाता है। अब आप समझो 2.5 लाख के मुकाबले ये 4 लाख से ज़्यादा बढ़ गया, तो करीब 70% गाड़ी महंगी हो गई। अब उसके मुकाबले हम लोगों की सैलरी की बात करें तो गुजरात में सरकारी नौकरियां, परमानेंट जॉब सीधी बहुत कम निकलती हैं, उसकी जगह वो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम रखते हैं। तो इवन पुलिस में भी कांस्टेबल नहीं, उससे एक स्टेप नीचे लोक रक्षक, और वो 5 साल फिक्स सैलरी में नौकरी करे, फिर उसकी नौकरी पक्की मानी जाएगी, ऐसा सब सिस्टम है। तो 2017 में ऐसे लोक रक्षक की सैलरी थी करीब 16,000। 2022 तक बढ़ा कर उसको करीब 21,000 किया गया। तो यहाँ से यहाँ ये कितना बढ़ा है? मुश्किल से 26% बढ़ा है। तब समझिए लोगों की सैलरी तो 26% बढ़ रही है, लेकिन ये जो गाड़ियां हैं और सबसे सस्ती वाली बेस लेवल मॉडल, उसके ही भाव करीब 70% बढ़ रहे हैं। और ये तो 21,000 मैंने कांस्टेबल की मंथली इनकम की बात की। सालाना वो कितना 2.5-3 लाख रुपए तक वो पहुंच पाएगा। भारत में 80% आबादी ऐसी है कि जो 7 लाख रुपए या उससे भी कम कमाती है, तो उनके लिए 5 लाख की अल्टो खरीदना भी उतना ईजी और अफोर्डेबल नहीं है। तो इस कारण से एंट्री लेवल कार्स कौन खरीदते हैं? फर्स्ट टाइम बायर, जिसने अभी अभी नौकरी धंधा शुरू किया, थोड़ा पैसा है, थोड़ा बैंक से लोन लिया और वो गाड़ी खरीदना चाहता है। लेकिन ऐसे फर्स्ट टाइम बायर्स अब वो एपथी, मतलब उदासीनता दिखा रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके मुकाबले हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। अब आजकल तो बाइक और स्कूटर भी 1 लाख का आता है, और गाड़ी लेने जाओ वो 5 गुना ज़्यादा महंगी है, और उसमें पेट्रोल भी वो ज़्यादा खाएगी। तो लोग ये सोचते हैं कि अभी गाड़ी नहीं लेनी है, भविष्य में जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो कोई ढंग की गाड़ी शायद सोचेंगे हम, ये ह्यूंडई क्रेटा, मारुति अर्टिगा वगैरह जो 12-15 लाख या उससे भी महंगी होती है। लेकिन ये 5 लाख वाली सस्ती अल्टो तो हम नहीं लेंगे। और उसमें भी जले पे नमक छिड़कने का काम कर रही है सरकार की ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, कि वो बोलते हैं आपका डीजल का व्हीकल है तो 10 साल बाद कबाड़ी में बेचना पड़ेगा, पेट्रोल का है 15 साल बाद कबाड़ी में बेचना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण करते हैं ये व्हीकल। अब ऐसी नीतियों के चलते लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति ये सोचे कि एक तो मैं अपनी 2-3 साल की कमाई जितना इन्वेस्टमेंट करके एक गाड़ी ले रहा हूँ, और वो भी 10-15 साल बाद मुझे कबाड़ी में देनी होगी, जिसका 50,000 रुपये भी नहीं आएगा, क्योंकि रीसेल वैल्यू तो कम ही हो जाएगी। अब समझो पहले ये होता था कि आप कोई कार लेते थे, आप 8-10 साल बाद उसको बेचते थे, उसमें पैसे जोड़ के बड़ी वाली कार लेते थे। लेकिन 8-10 साल बाद इसको बेचने जाओगे तो 5 लाख की गाड़ी का 50,000 भी नहीं आएगा, वो भंगार के भाव पे ही, उसमें कितना स्टील और लोहा है उस वजन के भाव पे ही बिकेगी। तो ये भी लोगों में ज़्यादा उदासीनता का निर्माण कर रही है।
एंड एज अ रिजल्ट 2016 में ये एंट्री लेवल कार मतलब 5 लाख रुपए तक वाली गाड़ियाँ उसके 9 लाख यूनिट बिके थे, जो गिरते गिरते 2024-25 में आप देखते हैं मुश्किल से 25,000 यूनिट ही इसके बिके हैं। और ये केवल मैं अल्टो कार की नहीं, ऐसी सभी एंट्री लेवल कार सभी कंपनियों की उसका कंबाइंड डेटा आपको बता रहा हूँ। मित्रों, यूपीएससी इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस उसके लिए मेरा कोर्स जुलाई की 17 तारीख से शुरू हो चुका है। गुरु शुक्र शनि रवि रात को 9 बजे क्लासेस होते हैं। तो लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। इट इज़ नॉट टू लेट टू जॉइन येट। और आप जितना जल्दी जॉइन करेंगे तो नवंबर दिसंबर तक आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को ये भी प्रश्न होगा कि पिछले कुछ समय से आरबीआई अपनी तरफ से काफ़ी दमखम लगा रही है कि कैसे कंटिन्यूअसली लोन सस्ते हो सके, इसलिए रेपो रेट को 6.50% से कम करते करते 5.50% कर दिया। सीआरआर में भी कटौती की, 4 की जगह 3 कर दिया। तो ये सब के चलते लोन सस्ते होने चाहिए, और लोन सस्ते हो रहे हैं तो पब्लिक गाड़ियां क्यों नहीं खरीद रही है। उसके पीछे भी इकोनॉमिक्स की एक थियरी है जिसे कैंटिलॉन इफेक्ट कहा जाता है। मान लीजिए आरबीआई 1,000 रुपए नए जारी करती है, तो क्या आप ये सोचते हैं कि अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब, इन सभी के बीच वो 1,000 रुपए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि सबको 333 रुपए मिलेंगे? ऐसा आदर्शवाद में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं होगा। रियल लाइफ में ये होगा कि जब ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा छापे गए या मार्केट में लोन में अवेलेबल हो गए, तो अमीर आदमी इसमें से 800 रुपए वही कॉर्नर कर लेगा, क्योंकि जब बैंक में वो लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उसके पास गिरवे रखने के लिए बहुत सारी संपत्ति प्रॉपर्टी होगी, उसकी पहले से ही क्रेडिट हिस्ट्री, सिबिल स्कोर ये सब उत्तम होगा, तो बैंकर उसका लोन जल्दी जल्दी पास कर देगा। मध्यम वर्ग और गरीब लोगों का लोन एप्लीकेशन थोड़ा धीरे से पास होगा, और उनका रिस्क ज़्यादा है ये बोल के बैंकर उस पे ब्याज भी ज़्यादा चार्ज करेगा। तो या तो वो स्वेच्छा से लोन लेने आएंगे नहीं, या फिर लोन लेने भी आएंगे तो मोटी रकम की लोन नहीं लेंगे, कि हो सकता है मिडिल क्लास 190 रुपीज़ का लोन लेके जाए, गरीब आदमी सिर्फ 10 रुपए का लोन लेके जाए। तो ये जो लोनेबल फंड्स है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब में होता नहीं। ये है कैंटिलॉन इफेक्ट। अब इसके चलते समझो अमीरों के पास जो ज़्यादा पैसा लोन में आ गया, उसकी मदद से वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, और फिर उन चीज़ों की मांग पहले से बढ़ जाएगी, वो और महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। इस कारण से आरबीआई के लोन सस्ते करने के बावजूद भी जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ हैं उनकी सेल कम हो रही है, हालांकि महंगी वाली गाड़ियों की सेल तो ज़्यादा बढ़ रही है। ये जो महंगी वाली गाड़ियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ह्यूंडई क्रेटा या मारुति अर्टिगा, इसको कहा जाता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। या ये जो मारुति अर्टिगा है उसमें 6-7 लोग बैठ सकते हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। इसको खरीदने वाले लोग कौन हैं? फर्स्ट टाइम बायर ये नहीं है। ये सेकंड टाइम बायर हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से कोई कार होगी और दूसरी कार अब वो खरीद रहे हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जो महीने का 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो भारत में ये जो अमीर गरीब की खाई है, ये अमीर लोगों के पास जो पैसा है वो ऐसी गाड़ियाँ अफोर्ड करते हैं। और इसके चलते इस मिड सेगमेंट में गाड़ियों का प्रीमियमाइजेशन भी बढ़ रहा है। प्रीमियमाइजेशन का मतलब क्या? मान लीजिए ये ह्यूंडई क्रेटा का बेस मॉडल 10 लाख का हो, फिर ये लोग उसको महंगा बेचना चाहेंगे 12 लाख के अंदर, तो वो उसमें नया सनरूफ ऐड कर देंगे, लेदर इंटीरियर है, स्टीरियो सिस्टम जोरदार है। तो इसे कहा जाता है प्रीमियमाइजेशन, और उसको देख के कुछ लोग और इसे बड़े चाव से खरीदते हैं। फ्लैट्स में भी ऐसा हो रहा है कि मान लो एक नॉर्मल फ्लैट हो 1 करोड़ का, लेकिन उसे खरीदने कोई नहीं आ रहा है, तो वो उसमें फिर स्विमिंग पूल, जिम ये सब ऐड करके उसको 1 करोड़ 20 लाख उसका भाव बढ़ा देंगे। तो ये हो रहा है प्रीमियमाइजेशन। जस्ट लाइक आप देखिए, ये कभी मोबाइल फ़ोन सस्ते नहीं होते हैं। वो एक की जगह 3-4 लेंस उसमें ऐड कर देगा, इसका डिस्प्ले क्वालिटी बढ़ा दिया है, ये सब बोल के आपसे हमेशा ज़्यादा ही पैसा माँगा जाता है। लैपटॉप में भी ऐसा ही है। अनदर थिंग, जब एक बिज़नेसमैन अपनी कंपनी रजिस्टर करके उसके नाम पे गाड़ियाँ खरीदता है, तो उसे तो उसमें टैक्स के फ़ायदे, डेप्रिसिएशन के फ़ायदे मिलते हैं। इसलिए आप पाएँगे ये जो धंधे वाले लोग हैं, हर कुछ वर्षों के बाद वो मॉडल बदलते रहते हैं। कभी मर्सिडीज़, कभी ऑडी, क्योंकि उनको टैक्स में काफ़ी फ़ायदे भी मिलते हैं इसके। उसके मुकाबले गरीब या मध्यम वर्ग परिवार जो खुद के उपयोग के लिए ऐसी गाड़ियाँ लेता है, तो उनको ऐसा फ़ायदा नहीं मिलता। सेम थिंग विद जीएसटी। जीएसटी में भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे जीएसटी रजिस्टर्ड लोगों को तो सब माइनस रिफंड मिल जाएगा। जो मध्यम वर्ग खुद के लिए लैपटॉप खरीदे तो उसे कोई उसका रिफंड नहीं मिलेगा। और इसके चलते ये सस्ते वाले अपार्टमेंट में भी सेम थिंग, उसकी सेल कम हो रहे हैं, लग्जरी अपार्टमेंट की सेल बढ़ रही है, उधर भी के शेप रिकवरी है। तो के शेप रिकवरी के क्या कारण हैं मैंने आपको बताए। दूसरा मुद्दा है कि इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं।
देखिए, गाड़ियों में तो फ़ायदा आप ये बोल सकते हैं कि चलिए जितनी कम गाड़ियाँ बिकेंगी तो पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफ़िक और सेफ्टी की समस्या ठीक हो जाएगी और ये गाड़ियाँ बनाने के लिए जितना स्टील, एल्यूमीनियम, अलग-अलग मिनरल्स चाहिए, खनिज चाहिए, उसका एक्सप्लॉइटेशन कम होगा तो एनवायरनमेंट कंज़र्वेशन के लिए अच्छी बात है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउनवर्ड फ़ेज़ में जाता है, तो उसके चलते स्टील इंडस्ट्री, ग्लास, प्लास्टिक इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और उन सभी जगह पर जॉब लॉस हो सकते हैं। सरकार को भी गाड़ियों की बिक्री कम होगी तो उस हिसाब से जीएसटी में कलेक्शन कम हो जाएगा क्योंकि गाड़ियों पे आप जानते हैं सबसे ज़्यादा 28% जीएसटी लगता है। तो के शेप रिकवरी के कारण देखिए, फ़ायदे नुकसान देखिए। इसके अलावा और भी अलग-अलग प्रकार की रिकवरी होती है। यू शेप, डब्ल्यू शेप, वी शेप, चलिए वो समझ लेते हैं। तो चलिए मित्रों, इकोनॉमिक रिकवरी के अलग-अलग ग्राफ समझते हैं। के शेप, यू शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप। जैसे कोरोना के तुरंत बाद होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, उसका ग्रोथ कम हो गया। उसके मुकाबले ये सॉफ्टवेयर, आईटी, ई लर्निंग, ऑनलाइन कोचिंग, ये सब का ग्रोथ बढ़ने लगा, तो उधर भी के शेप रिकवरी आपको दिखी। रियल एस्टेट मार्केट में भी आजकल ऐसा ही चल रहा है कि सस्ते वाले फ्लैट कम खरीदे जा रहे हैं, महंगे वाले ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। सो दैट इज के शेप रिकवरी। यू शेप रिकवरी में ये होता है कि मान लीजिए कोरोना के बाद नॉर्मली अगर 6% रेट पे अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तो गिर के हो जाए मान लीजिए 4%, 3% और कई वर्षों तक वो उसी रेंज में चले 4, फिर वापस वो आ जाए 6% में। तो धीरे से जो रिकवरी हो जाए उसे कहें यू शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी तो मित्रों आसान है कि कोरोना से पहले मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो 6%, फिर गिर के हो जाए -4, फिर नॉर्मल वापस 6 हो जाए, तो ये क्या शेप बना? वी शेप रिकवरी। भारत की इकोनॉमी में भी ऐसा हुआ है, अमेरिका में भी एक ज़माने में स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा आया था, उसके बाद भी ऐसा हुआ था। मित्रों, वी शेप रिकवरी का रियल एग्जाम्पल देखें तो कैसे कोरोना से पहले 2019 में भारत का जीडीपी ग्रोथ करीब 3.94% था। कोरोना में इकोनॉमिक ग्रोथ गिर के -5-6 हो गया, फिर वापस बढ़ के 9 हो गया। तो ये कैसा शेप बन रहा है? ये तो वी शेप बन रहा है। डब्ल्यू शेप रिकवरी मित्रों, मान लीजिए कोरोना से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हो 6%, फिर गिर के हो जाए 4, फिर सरकार अचानक से टैक्स में काफ़ी माफ़ी दे दे, आरबीआई लोन काफ़ी सस्ते कर दे, तो टेम्पररी ये बढ़ के वापस 6 हो जाए, लेकिन फिर वापस वो गिर जाए क्योंकि इकोनॉमी सरकार और आरबीआई की बैसाखी पे चल रही है, खुद से सक्षम नहीं हुई है। फिर धीरे धीरे वो खुद से सक्षम होकर ऊपर आएगी, तब हम कहेंगे डब्ल्यू शेप रिकवरी हो गई है। तो ये हमने देखे इकोनॉमिक रिकवरी के 4 प्रकार। चलिए वीडियो के अंत में ये टेस्ला, एस्टन मार्टिन ऐसी विदेशी गाड़ियों का हिसाब समझते हैं और उसमें से मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग सवाल भी निकालते हैं। इलॉन मस्क की ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेस्ला, उसका मॉडल वाई बेचने के लिए मुंबई में उन्होंने शोरूम खोला है। अब असल में अमेरिका में ये गाड़ी मिलती है $37,500 में। तो उसको हम रुपये में कन्वर्ट करें तो करीब 32 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये इंपोर्टेड कार पे भारत सरकार 70% कस्टम्स ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क लगाती है, तो 22 लाख वो चढ़ गया। उसके ऊपर जब ये गाड़ी बिकेगी तो जीएसटी लगता है 28%, तो वो 9 लाख चढ़ गया। उसके ऊपर डीलर का कमीशन, रोड टैक्स, आरटीओ, गाड़ी का इंश्योरेंस, ये सब आप ऐड करेंगे तो करीब 68 लाख रुपीज़ तो हो जाने। तो भाव मतलब समझो डबल से भी ज़्यादा हो गया। क्या ऐसी विदेशी गाड़ियाँ सस्ती भी हो सकती हैं? तो हाँ, इलॉन मस्क के केस में अगर भारत और अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए तो भविष्य में ये सस्ता हो सकता है। वैसे मित्रों, ब्रिटेन से आने वाली गाड़ियाँ थोड़ी सस्ती होने की उम्मीद है। ब्रिटेन की मशहूर ब्रांड्स है जैसे मिनी कूपर, एस्टन मार्टिन वगैरह। तो क्योंकि भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता साइन किया, तो इसके बाद जैसे ये एस्टन मार्टिन कार है, ये असल में 4 करोड़ की वहाँ से आती है। उस पे भारत सरकार 100% टैक्स लगाएगी, तो 4 करोड़ पे और 4 करोड़ मतलब कितना हो जाएगा? 8 करोड़। तो ये गाड़ी पहले 8 करोड़ की थी। अब क्योंकि भारत और ब्रिटेन का ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, तो ये इंपोर्टेड कार पे लगेगा सिर्फ 50% टैक्स। तो अब इसका नया भाव क्या होना चाहिए? अब आप कहेंगे भाई सिंपल है कि अगर टैक्स 50% काट दिया तो गाड़ी का भाव भी 50% कम होना चाहिए। तो तुमने बताया 8 करोड़ की गाड़ी थी, तो अब ये 4 करोड़ में मिलनी चाहिए। तो आप गलत हैं। टैक्स में 50% कटौती होती है तो गाड़ी का भाव 8 करोड़ से 4 नहीं होता, 8 से 6 करोड़ ही होता है। ऐसा क्यों? सोचिए। एक सैंपल एमसीक्यू आप ट्राई करें। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में मैंने बनाया है। वीडियो पॉज करके पहले इंग्लिश में देखें। 3, 2, 1
अब हिंदी में देखिए, 3, 2, 1। हाँ, तो इसका क्या जवाब है, सोचना आप। इसके पीछे प्रॉफिट लॉस या टैक्सेशन की क्या मैथ्स की फॉर्मूला लगती होगी, और इसे आपको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं विनती करता हूं मधुकर कोटावे सर को कि ये पूरा गणित और ये परसेंटेज आपको वो बताएं। Under the India-UK Free Trade Agreement, if the tax on an imported British car is reduced from 100% to 50%, then what will be the percentage reduction in the final price of the car? इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई चीज है और उसके बेसिस पर देख लेते हैं। अगर 100 रुपीज की कोई आइटम है और उस पर 100% टैक्स होने का मतलब कि 100 रुपीज का ही टैक्स था, मतलब फाइनल प्राइस हम कहेंगे कि 200 रुपीज का पहले था। कीमत में कोई परिवर्तन अभी भी नहीं हुआ है, जो भी गाड़ी की कीमत थी वो वही है, लेकिन टैक्स अब 50% हो गया है, तो हम कहेंगे कि अब टैक्स 50 रुपीज का हो जाएगा 100 रुपीज पर। अब फाइनल प्राइस हो जाएगा 150 रुपए का। मतलब अगर हम इस प्रश्न को देखें तो एक सिंपल सी बात हमें दिख सकती है कि 50 रुपए की फाइनल प्राइस कम हुई है, लेकिन कितने पर हुई है? हम कहेंगे कि महोदय 200 रुपीज पर हुई है। तो परसेंटेज चेंज हम कहेंगे कि 50 रुपीज का चेंज 200 रुपीज पर आया है। और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि अंतिम रूप से कीमतें 25% से कम हो जाएगी। 25% से फाइनली कीमतें कम हो जाएगी। हम कहेंगे कि महोदय अंतिम रूप में जो कहा गया है कि फाइनल प्राइस ऑफ दैट कार, और मैं कहूंगा कि बड़ी खूबसूरती है ये बात में कि मृणाल सर ने इकोनॉमी के आधार पर जो क्वेश्चन बनाया है वो ना केवल प्रैक्टिकल बेसिस पर है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सी सेट और जीएस दोनों का एक कॉम्बिनेशन यहां पर पेश किया गया है। मैं इसमें सर एक और नया तरीका बताना चाहूंगा कि कई बार हम लोग गणित को फार्मूले के बेसिस पर देखते हैं और हमें वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमेशा हमारी आदत होती है कि एक तरीका जो फार्मूले पर बेस्ड हो सकता है, कंसेप्ट पर बेस्ड हो सकता है, और एक ऐसा तरीका जो डायरेक्ट आंसर दे सकता है। तो हमने कहा भाई कि टैक्स 100% से कम करके 50% कर दिया गया है। तो सिंपली हमने कहा कि 100 रुपीज का जो प्राइस रहा होगा, जैसे सर ने 4 करोड़ का एग्जाम्पल दिया था कि 4 करोड़ की गाड़ी थी, 4 करोड़ का टैक्स हो गया। तो अगर हम बातचीत करें तो 100 रुपीज को पकड़कर अगर हम चल रहे हैं, 100 रुपीज का टैक्स हो गया ये 200 रुपीज। उसी रूप में अगर हम कहेंगे कि अब 100 रुपीज का प्राइस था लेकिन अब टैक्स 50 रुपीज ही लगेगा, तो 150 रुपीज। तो हम कहेंगे कि फाइनली महोदय 200 रुपीज इसके लिए 100% था, तो अब ये 150 रुपीज जो कीमत होगी वह कितने के बराबर होगी? सर हम इसे चॉकलेट का कंसेप्ट कहते हैं, आधुनिक लोग यूनिटरी नियम कहते हैं। तो 200 रुपए की प्राइस 100% ही, तो अब 150 रुपए की प्राइस कितना परसेंट होगी? 150 200 क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी। हम सॉल्व करके बता देंगे कि सर ये कीमत अब केवल 75% की रहेगी, मतलब फाइनली 25% की कीमतों में कमी आ गई है। आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं। जो तरीका आपको इजी लगे वो यूज करिए। जरूरी नहीं कि हम बंधे हुए हैं फार्मूले से ही कि हमें फार्मूला ही आना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है कि आप इसको कैसे सरल कर सकते हैं। सर ने 4 करोड़ का एग्जाम्पल दिया था तो उसको मैं क्लोज कर देता हूं कि 4 करोड़ रुपए की अगर कीमत थी, 4 करोड़ रुपए का टैक्स था, तो वो हो गया 8 करोड़ रुपए। अब 4 करोड़ की कीमत लेकिन टैक्स 2 करोड़ का, क्योंकि अब 50% टैक्स कर दिया गया है। फाइनल कीमत 6 करोड़ की हुई। हम कहेंगे महोदय 8 करोड़ अगर 100% है तो 6 करोड़ कितना प्रतिशत होगा? सॉल्व कर देंगे तो वापिस जीवन का आनंद हम उसी रूप में ले सकते हैं जैसी हमने बातचीत कही थी। 75% फाइनल प्राइस आने का मतलब हुआ कि 25% से कीमतें कम हो गई है। मैं धन्यवाद करूंगा सर का कि सर ने बहुत अद्भुत तरीके से सीसेट और जीएस का ये जो मिश्रण किया है, और इसकी जरूरत है, वर्तमान में इसी चीज की जरूरत है। तो आई थिंक सर मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को क्लियर हुआ होगा कि क्या कंसेप्ट होता है। तरीके बहुत सारे हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको एक नहीं
दो तरीके बता सकूं जिससे कि जीवन सरल हो सके। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा कहते सर फिर सीधा उधर वाला क्यों नहीं बताया? उसका कारण है, सुखों की अनुभूति के लिए दुख से गुजरना जरूरी है। अच्छी मेथड को समझने के लिए पहले बुरी मेथड से मिलना जरूरी है, अन्यथा अच्छी मेथड की कद्र नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इस पूरी कहानी में जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स आपको पास करनी है तो जीएस तो मजबूत होना ही चाहिए, आपका सीसेट भी मजबूत होना चाहिए। अब जैसे हम बात करें 2025 प्रीलिम्स जो हुई, 100 सवाल होते हैं, 2-2 मार्क, तो मतलब 200 मार्क का पेपर था जीएस का। किसी भी सिंसियर स्टूडेंट को आप पूछो कितना आपने टिक किया, तो ठीक-ठाक पेपर था, मतलब आप रूटीन बुक्स भी पढ़ के जाओ, तो आप अच्छा स्कोर बना पाते। तो 85-86 तो सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं हुआ। उसका कारण क्या? क्योंकि आपको भाई सीसेट भी पास करनी होती है, उसमें 33% पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। तो वहाँ आपकी कमजोरी आपका प्रीलिम पास करने का सपना बर्बाद कर देती है। अब यूपीएससी के ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं ये तकलीफ देखता हूँ कि जीएस के चलिए जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो वो अनुभवी अच्छे टीचर्स जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही सीसेट की बात आती है तो उसमें सस्ते नौसिखे टीचर, वो जैसे स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे ग्रुप डी वगैरह से कोई भी मिला उसको कि आप पढ़ा दो, 10-12 लेक्चर में निपटा देना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लेकिन पेपर इतने सीसेट का टफ होता है, ऑलमोस्ट कैट लेवल की वो डिफिकल्टी आपको पूछता है। इस कारण से अनअकैडमी में हमारे पास जो सीसेट फैकल्टी हैं, कैट लेवल के अनुभवी टीचर मधुकर कोटावे सर को सीसेट तो वो अभी पढ़ा रहे हैं, उससे पहले कई वर्षों तक उनको कैट एग्जाम में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और दूसरे टीचर्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर कैसे? ज़्यादातर जो कैट के टीचर होते हैं वो इंग्लिश ओरिएंटेड होते हैं। मधुकर सर की खास बात यह है कि वो हिंदी में भी उतना ही सुकून से, आराम से, सरलता से आपको पढ़ा सकते हैं। और ना केवल मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, खासकर कॉम्प्रिहेंशन में समझिए कैट के टीचर इंग्लिश वाले माइंडसेट से वो पढ़ें तो वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपको खासकर हिंदी और बाकी गुजराती, मराठी आदि भाषा के जो विद्यार्थी हैं, उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पूरी जो थियरी और ट्रिक्स समझनी है, तो ऐसा टीचर चाहिए जो हिंदी में भी वो चीज़ों को सरल बना सके। और ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ऐसा है कि ना केवल इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सीसेट सारे विषय के लाइव लेक्चर्स आपके अनलॉक हो जाते हैं। पावर पॉइंट नोट्स के साथ पढ़ाई, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है, जहाँ पर हम लोग थियरी, करंट, एनसीईआरटी से एडवांस टॉपिक्स, जीएस, प्रीलिम्स का, मेंस का और सीसेट भी इसमें शामिल है। और डाउट रेजोल्यूशन तो है ही। तो ये सारी ऑफरिंग, मतलब कहीं इधर-उधर एक-एक चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़े, ऐसा पूरा थाली में सजा के आपको जो दिया जा रहा है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस, केवल 19,999 1 साल का सब्सक्रिप्शन। और अगर आप कॉलेज में हैं और 3 साल बाद आपको ये परीक्षा देनी है, तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 34,999 में, यूजिंग द डिस्काउंट कोड mrunal.org। हालाँकि ये जो फीस है, ये कुछ ही समय में वापस बढ़ने वाली है, तो आप देर ना करें। और दूसरा देखिए, ऑफर तो ऊपर-नीचे चलते रहते हैं, जितना आप जल्दी जुड़ेंगे तो दिसंबर तक आपका प्रीलिम्स और मेंस का जितना ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद वाले समय में रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये सब पे आप ध्यान दे पाएँ। वरना जितना आप लेट जॉइन करेंगे, चलिए अनअकैडमी ने किसी भी और संस्था में भी जॉइन करेंगे, जितना लेट जॉइन करेंगे, तो अप्रैल मई महीने तक आपका एक बार फर्स्ट टाइम वाला ही रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो फिर प्रीलिम्स जो मई महीने में आएगी उसको पास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो देर ना करें, आज ही जुड़ें। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.